ज़रा हटके में खुशामदीद। वसतुल्लाह खान और शाहज़ीब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। IMF ने पाकिस्तान पर नई शराइत लगाई हैं हमारे बजट के हवाले से। शर्त यह है कि आपने ये कंडीशंस अप्रूव करनी हैं आने वाले बजट में। इससे आपकी हमारी जेब पर बोझ कितना बढ़ेगा, इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। इसके अलावा गज़ा में इजरायली बमबारी में तेज़ी आई है। वहाँ पर खान यूनुस जो कि दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ से फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर निकल जाने के लिए कहा गया है। गज़ा के हालात पर भी एक रिपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन आगाज़ हमारे अपने हालात से। हम जानते हैं कि हफ्ते के दिन भारत ने ऐलान किया कि जी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नुक्ता नज़र है, उसको उजागर करने के लिए एक ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन जो है वो जाएगा दुनिया भर, भारत का बयानिया एक्सप्लेन करेगा। अगले ही रोज़ हमने कहा कि जी हमारा भी एक डेलीगेशन जाएगा और उसके नाम भी सामने आ चुके हैं। साथ ही हमने देखा कि इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो पहुंचे हैं चीन हमारे दोस्त मुल्क के साथ बात करने के लिए, हालात का जायज़ा लेने के लिए। वसत साहब जी ऐसा ही है। पहले आपने जो कहा कि भारत ने कहा कि हम समझाएंगे पूरी दुनिया को कि ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि हम भी समझाएंगे कि हमारी जवाबी कार्रवाई कितनी कामयाब रही। तो 8 रुकनी वफ्द बिलावल भुट्टो की क़यादत में अब इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स का दौरा करेगा और यही काम शशि थरूर जो हैं तो कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस वाले जो है उन्होंने उनका नाम नहीं पेश किया था, फिर भी मोदी हुकूमत ने कहा कि शशि थरूर तो जाएंगे। तो बहरहाल ये उनका आपस का मसला है। इस दौरान हुआ यह है कि पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय फ़ौज और मीडिया के इन दावों को मुस्तरद किया है कि पाकिस्तान ने ये जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी इसमें एटमी हथियार ले जाने वाला शाहीन मिसाइल भी इस्तेमाल किया है। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इस बारे में एक वीडियो भारतीय फ़ौज का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर लगाई गई और फिर उसे फ़ौरन हज़फ कर दिया गया, मगर भारतीय मीडिया अब तक इसका डंका पीट रहा है। लोकसभा में भी मुश्किल दरपेश है। जो हिज़्ब अपोजिशन के रहनुमा है राहुल गांधी, उन्होंने जयशंकर से सवाल किया है कि पाकिस्तान को हमले के बारे में पेशगी इत्तला देने के बाद भारत ने अपने कितने तैयारे खोए, इसका सीधा सीधा जवाब चाहिए क्योंकि कौम को सच जानने का हक़ है। जयशंकर, आपको याद होगा कि उनकी एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमले से पहले हमने पाकिस्तान को बताया था कि हमारा हदफ दहशत गर्द है, पाकिस्तानी फ़ौज नहीं, लिहाजा पाकिस्तान इस बारे में मुदाखलत ना करे, मगर पाकिस्तान ने ये ऑप्शन कबूल नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि जब आपने ये बता ही दिया कि हम हमला करने जा रहे हैं उस मुल्क पे जिस पे आप हमला करने जा रहे थे, तो फिर वो अलर्ट क्यों ना हो, वो अपनी फ़ज़ाइया को, बहरिया को और बर्री फ़ौज को अलर्ट क्यों ना करे। और फिर ये ऐसा है कि यार मैंने तो तेरे 1 मुक्का मारा था, तूने 2 मुक्के मार दिए, तो ये तो ज़्यादती है ना। एक तरह का शिकवा कर रहे हैं, इस तरह का शिकवा कर रहे हैं। मोदी साहब ने भी अपनी नशरी तकरीर में शिकवा किया कि हम तो आतंकवादियों के ठिकाने तबाह करने गए थे और पाकिस्तान आप सीरियस हो गए यार। तो ये उस सीरीज़ का है। लेकिन राहुल गांधी साहब जो है ज़ाहिर है वो इस मौके को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अपोजिशन को करना ही चाहिए। इसके अलावा जो एंटी वॉर या मोदियों की जो पॉलिसी है उस पर आपको पता है पूरा मीडिया यकजान है इंडिया का, लेकिन कुछ आवाज़ें जो उठती हैं उनके साथ क्या होता है कुछ तो आपको अंदाज़ा होगा, कुछ मैं दोहराए देता हूँ कि इस वक्त वहाँ चल क्या रहा है। मसलन इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे जो ज़्यादा घूम रहा है केस वो है हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं अली ख़ान, जो वहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। उनके ख़िलाफ़ बीजेपी का जो एक लोकल रहनुमा है उसकी शिकायत पे पुलिस ने गद्दारी की FIR दर्ज की है। और प्रोफेसर अली ख़ान जो हैं उन्होंने इतना लिखा था कि मुझे खुशी है कि दाएं बाजू के लोग भारतीय फ़ौज की तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी की तारीफ़ कर रहे हैं, मगर इन्हीं लोगों को मॉब लिंचिंग, घरों की मिसमारी और मुनाफरत से मुतासिर अफराद के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, वरना ये तो मुनाफकत है कि आपकी नज़र उस तरफ नहीं जा रही।
प्रोफेसर अली ख़ान ने अपनी जो पोस्ट है उसके आखिर में भारतीय झंडे के साथ जय हिंद भी लिखा था। तो इसका मतलब है कि उनके जहन में नहीं था कि मैं गद्दार भी करार दिया जा सकता हूँ। ना सिर्फ FIR दर्ज की गई बल्कि जो हरियाणा के विमेन कमीशन है उसने भी प्रोफेसर अली को मुसल्लह अफवाज की ख़वातीन की तौहीन के इल्ज़ाम में जवाबदही के लिए तलब कर लिया है। एक सियासी मुबस्सिर हैं योगेंद्र यादव, हमारे दोस्त भी हैं, उनका ये कहना है कि प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार करने वाले ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश के उस वज़ीर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई जिसने वाकई कर्नल सूफिया की तौहीन की थी और इस तौहीन का सुप्रीम कोर्ट तक ने नोटिस लिया था। इन्होंने कहा था कि वो आतंकवादियों हाँ कि हम उनकी बहन से ही ये करवा रहे हैं, कुछ इस तरह की बात थी। यानी उन आतंकवादियों की बहन थी अशोका, मुसलमान होने की वजह से। अच्छा, अशोका यूनिवर्सिटी जहाँ प्रोफेसर अली पढ़ाते हैं उन्होंने प्रोफेसर अली ख़ान से हाथ उठा लिया है। उन्होंने कहा जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह तो अकेला छोड़ दिया है उन्हें। मुसर साहब ये सब इतना सुना सुना लग रहा है। हाँ होता है, एक ही बात है, एक ही नफ्सियात है। हाँ। अच्छा, हरियाणा पंजाब की पुलिस ने एक मारूफ यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, उनके इलाकों में वो हैं परस्तार हैं, उनको भी तब्बू कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान को खुफिया मालूमात जो हैं वो दी हैं। उनका कसूर ये था कि वो चूँकि घूमती फिरती हैं पूरी दुनिया में, तो वो चीन भी जा चुकी हैं, पाकिस्तान भी जा चुकी हैं, और उनके वालिद का ये कहना है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया, इसलिए कि वो बाकायदा जो वीज़ा होता है उस पर गई हैं और गवर्नमेंट को पता था कि वीज़े पे जा रही हैं, तो तब गिरफ्तार कर लेते। तो अभी जासूसी करने वाले बबांगे दौल अपना काम अगर इस तरह करने लगे। इसी तरह एक नताशा कॉल हैं, लंदन में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी की डायरेक्टर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में पढ़ाती भी हैं। वो खुली मुखालफत करती हैं मोदी हुकूमत की, उनकी जो ह्यूमन राइट्स वगैरह की पॉलिसी हैं उनके बारे में बिलखुसूस, और अमरीकी कांग्रेस के सामने शहादत भी दे चुकी हैं इस बारे में, कश्मीर के बारे में। उनकी इन खिदमात के एतराफ़ में भारत ने नताशा कॉल की शहरियत ही मनसूख कर दी है कि अब वो भारतीय शहरी नहीं है। अच्छा, और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार वाक़या हुआ नागपुर में। नागपुर में एक सकाफती ग्रुप था, उसने एक वहाँ के अदाकार थे वीरा साथीदार, वो कोविड में इंतकाल हो गया था, तो उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक तक़रीब मुनक़्क़िद की और उसमें फैज़ साहब की एक नज़्म कुछ बच्चों ने गाई, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। नागपुर में पुलिस ने गद्दारी का पर्चा दर्ज कर लिया है जो तकरीब के मुंतज़मीन हैं उनके ख़िलाफ़। तो इस लेवल पे सेंसिटिव चल रही है वहाँ की हुकूमत, वहाँ की सरकार। हाँ। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं आप? तो अच्छा, हाँ, तो सॉरी, लोकतंत्र का प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ, लोकतंत्र, अच्छा लगा आपके मुंह से लोकतंत्र। हाँ, फिलहाल तो डेमोक्रेसी की बातें करने वाले फिलहाल बढ़ गया है। अच्छा, अब मैं एक और मुद्दे की तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ। आपने बता ही दिया कि इसहाक डार जो हैं 3 रोज़ा दौरे पे चीन में हैं, इलाकाई सूरत हाल पे बातचीत के लिए। वो 21 मई को वापस आएंगे, लेकिन 20 मई को अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भी बीजिंग पहुँच रहे हैं। उससे पहले 11 मई को काबुल में अमीर ख़ान मुत्तकी से चीन के ख़ुसूसी एलची और पाकिस्तान के ख़ुसूसी एलची ने मुलाकात की थी, और उसके 3 दिन बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी की फ़ोन पे बात हुई। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक पस मंज़र है, क्योंकि BBC पश्तो के मुताबिक, जो कि अब पुरानी रिपोर्ट हो चुकी है, 1 हफ्ते पुरानी, तालिबान के नायब वज़ीर दाखिला हैं इब्राहिम सदर, उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद भारत का गैर एलानिया दौरा किया। वो अमरीकी जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें भी उनका नाम अभी तक मौजूद है। इंडियन अखबार संडे गार्डियन ने इस दौरे की तस्दीक भी की है। और पहलगाम वाक़े के बाद 27 अप्रैल को भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा ने काबुल का दौरा किया। इस साल जनवरी में भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने अमीर ख़ान मुत्तकी से दुबई में मुलाकात की थी, और 2021 के बाद जब पावर में आए, ये किसी भी आला तरीन ओहदेदार से पहला राब्ता था तालिबान का। भारत ने ये जो मौजूदा बजट है इसमें अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद में इजाफ़ा करके उसे 1 अरब रुपए तक कर दिया है।
अच्छा, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जो 80% तिजारत होती है वो वाघा के रास्ते होती है। वाघा इस वक्त बंद है, तो जाहिर है कि दोनों ममालिक के लिए मसला भी है। और आपके जो दोस्त हैं एहसानुल्लाह एहसान, करीबी दोस्त, बिल्कुल करीबी दोस्त, बहुत फ़ोन करते थे। हाँ, तो वो जो है वो आजकल लिखारी बन गए हैं। तो उनका एक आर्टिकल है, वो भारतीय अखबारात में खासा नुमाया है। आर्टिकल ये है कि जब मैंने 9 मार्च के अपने संडे गार्डियन के एक आर्टिकल में कहा था कि भारत के ख़िलाफ़ जो है एक्टिवेशन शुरू हो गया है, तो उसके 42 दिन बाद पहलगाम हो गया। मेरे उस मज़मून का उन्वान था काबुल और दिल्ली के बढ़ते हुए ताल्लुकात और पाकिस्तान की हिकमत अमली। मैंने इस मज़मून में वाज़े किया था कि पाकिस्तान एक बार फिर अपने प्रॉक्सीज़ मुतहर्रिक कर रहा है। पहलगाम आखिरी नहीं बल्कि पहली कार्रवाई है। इसी तरह अफ़गान हुकूमत को एहसानुल्लाह एहसान के बकौल गैर मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान दाइश का सहारा ले रहा है। तो ये है। अच्छा, ये तो हो गया आपके दोस्त एहसानुल्लाह, हमारे सबके दोस्त एक ज़माने में उनका था सारा एडम्स का, शायद आपने नाम सुना हो। वो अमरीकी CIA की साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। अब चूँकि रिटायर हो गई हैं लिहाजा वो खुल के बात करती हैं। उन्होंने हाल ही में एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा, India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. Yeah, I know this leaves so many questions. So they've been doing all these hits. They say the Taliban networks, and then they're doing these assassinations. They're happening all over. If people find out, you know, like it seems like it could rock the boat. Like they're using their networks and they're bumping off the Kashmiri militants who are aligned to Pakistan. तो ये कह रही थी कि भाई तालिबान को जो है हिटमैन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कश्मीरी एक्स मिलिटेंट यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ। अच्छा, इन्हें सीरियसली लेना पड़ेगा? मेरा ख्याल है इन्हें लेना पड़ेगा, इसलिए कि वेरीफाई किया है ये हवाई बातें नहीं CIA के एनालिस्ट नहीं हैं। ओके। और हवाई अल्लाह जानता है हवाई हैं या नहीं, लेकिन सरकमस्टांशियल एविडेंस भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी समी यूसुफ ज़ई साहब। समी साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुन ली होगी जो मैं एक तरफ़ा गुफ्तगू अब तक कर रहा था। ये ज़रा समझाएंगे ये खिचड़ी क्या पक रही है? अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई कि आपके शो में आ रहा है। आप सबको सलाम। मेरे ख्याल में कुछ खास नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अफगानोफोबिया जो है ना वो बढ़ रही है। तालिबान का इस वक्त एक हुकूमत है, जाहिर बात है इस हुकूमत को अफगानिस्तान में लाने में पाकिस्तान का एक अजीमुशान किरदार भी था, और उसके बाद काबुल में उसके पता की चाय भी नोशी जहान कर दिया पाकिस्तान ने। मैं नहीं समझता कि इतना जो आप लोग या पाकिस्तानी अफगान तालिबान से इंडिया के कंटेक्स्ट में जो डरी हुई है, इतना मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकली इंडिया इतना आगे आ जाएंगे अफगान तालिबान की सपोर्ट के लिए। तालिबान इस वक्त एक कट्टर मजहबी गैर रिवायती, और मैं समझता हूँ कि ऐसा हुकूमत है जिसको हुकूमत कहना शायद थोड़ा सा होंगे। वो अपने आवाम पर तो रहम नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं कि वो पाकिस्तान, चाइना और ईरान पर भी रहम करेंगे। लेकिन इस वक्त एक छोटा मोटा बदमाश है, अपने चाइना पर भी अपनी तिजारत करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी TTP की वास्ते बड़े चढ़कर बोलते हैं, ईरान को भी इसी तरह कुछ ब्लैकमेल करते हैं। सेंट्रल एशिया वालों बेचारों को भी उन्होंने दबा के रखा है। चूंकि इस वक्त अफगानिस्तान हमेशा एक कमज़ोर हुकूमत रहा 45 सालों में। उस वक्त जितने भी हमारी हमसाये थे अफगानिस्तान के, सब अपने प्रॉक्सीज बना रहे थे। लेकिन इस वक्त तालिबान एक कमज़ोर हुकूमत है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर वो काफ़ी मजबूत है। उन्होंने अफगानिस्तान के 100% बाउंड्रीज कंट्रोल किए हैं, अफगानिस्तान के 100% ज़मीन पे हुकूमत कायम किया है, कंट्रोल किया है। जो मेरे 45 साल का तजुर्बा है, मैंने कभी इस तरह कोई हुकूमत नहीं देखी जिस वक्त तालिबान है। लेकिन बहरहाल तालिबान एक अब नॉर्मल हुकूमत है, तो अब नॉर्मल हुकूमत से आप इस तरह चीज़ों की तवक्को कर सकते हैं।
मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान के बाबत जो चीज़ें हो रही है सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना, मेंटली डिस्टर्ब करना है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इंडिया बहुत ज़्यादा कोई नहीं। समी बात यह है कि हम ये तो नहीं कह रहे कि एक तरफ से इंडिया हमला करना चाहता है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान को सैंडविच बनाना चाहते हैं, ये तो कोई भी नहीं कह रहा। ये जो ख़बरें आ रही हैं इधर उधर से, इससे ऐसा लगता है कि इसमें क्या बुराई है। मसलन ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उसूल है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो आप उसे दुश्मन को एड़ियों के बल खड़ा रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ जंग ही लड़ें, एड़ियों के बल खड़ा रखने का ख़र्चा भी उतना ही तकरीबन होता है जितना जंग करने का होता है। तो ये जो तालिबान है ये तो कर ही सकते हैं कि यार हमसे कौन सा पाकिस्तान जो है वो अच्छा कर रहा है तालिबान के ख्याल में, तो ठीक है इंडिया है, इसके साथ भी अगर हम चल सकें तो क्या बुराई है। ठीक है, चलने में तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये पाकिस्तान के जो प्रॉक्सीज ग्रुप्स को अफगानिस्तान में तरबियत दे रहे थे उसमें कमी थी। आपको पता है मुजाहिदीन को 20 साल पाकिस्तान में रखा, फिर वही जो मुजाहिदीन थे जब काबुल चले गए, काबुल पर चढ़ गई पाकिस्तान की हिमायत से, उस्ताद रब्बानी, अहमद शाह मसूद सारे इंडिया के गोद में बेच गई। इंडिया काफी सेटिस्फाइड है। ठीक था कि तालिबान पाकिस्तान के बड़ी नजदीक दोस्त थे। 2001 में 2021 में जब उन्होंने काबुल को टेक ओवर किया, मुझे याद है कि एक डिप्लोमेट मुझे कह रहा था कि हमें कोई तशवीश नहीं है, हमें पता है कि 92 में क्या हुआ जब मुजाहिदीन ने टेक ओवर किया, नेक्स्ट डे रिटर्न टू इंडिया, और अभी तालिबान भी वही करेंगे। लेकिन बहरहाल तालिबान पर आप इतना प्रेशर डाल रहे हैं। तालिबान का मसला ये है कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक नफसियाती मसला है। जो भी बंदा पाकिस्तान के साथ अच्छी ताल्लुकात रखे, जो भी हुकूमत अच्छी ताल्लुकात रहे, वो अफगानों के ज़ेरे ताब आता है। आपको पता है पाकिस्तान ने 45 सालों में जो किरदार अदा किया उसमें पाकिस्तान का पाला भारी था। इससे पहले 47 से 79 तक अफगानिस्तान का पाला भारी था। अब दोबारा अफगानिस्तान का जो भी तालिबान हुकूमत है वो थोड़ा सा अग्रेसिव नजर आ रही है। तो पाकिस्तान को अजीब सा लगता है कि एक मुल्क जहां पर वो हुकूमतें चेंज करते थे 45 सालों में, वहां पर उनके प्रॉक्सीज थे, एकदम वहां से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहे जो उनके स्ट्रेटेजिक डेप्थ के जो तकाजे थे। तो इसी वजह से शायद पाकिस्तान अपसेट है और इंडिया इसको एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा तालिबान के साथ आगे पीछे जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया को भी पता है कि तालिबान किस किस्म का हुकूमत है, इस वक्त कोई मुस्तकबिल भी नहीं है। आप हमारे साथ रहें, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। माजी तो तल्ख है हमारा अफगानिस्तान के साथ, लेकिन इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, थोड़ा इस पर और बात करेंगे। प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। समी यूसुफजई हमारे साथ हैं। समी, अभी जो हम बात कर रहे थे, एक बात ये समझ में आती है कि जब जंगी जुनून हो और सिक्योरिटी थ्रेटेंड हो तो कोई भी मुल्क ज़्यादा पैरानॉइड भी हो जाता है, इनसिक्योर भी हो जाता है और उसके कान खड़े हो जाते हैं। अगर कोई दो लोग आपस में बात भी कर रहे हो तो उसे लगता है कि शायद ये मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। आपकी बातों से मुझे ये लगा कि यहाँ पर इस वक्त जो थोड़ी कमेंट्री चल रही है पिछले चंद दिनों में, आपके हिसाब से वो शायद एग्जैजरेटेड है या ओवर एस्टिमेटेड है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप नज़र रखते हैं काफ़ी इस पर करीबी। पिछले दिनों इसहाक डार साहब गए थे अफ़गानिस्तान, उसके बाद मैंने जो थोड़ा सा रिपोर्टिंग देखी उसकी, तो काफ़ी उसमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था और यहाँ पे इस तरह पेंट किया गया कि जो हमारी खलीज है, जो हमारे इख्तलाफात हैं TTP के हवाले से, दीगर मामलात पे, उससे ब्रिज करने के लिए एक राह हमवार हुई है। ये बात सही है या अगेन इसमें भी एग्जैजरेशन है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस या डार साहब या दूसरे उनके कुछ मजबूरियतें हैं। उनको जब काबुल जाना पड़े, 2-3 मरतबा ख्वाजा आसिफ साहब भी काबुल चला गया, उन्होंने बड़ी खुशी मनाई थी, लेकिन काबुल में जिस तरह उसको मिसबिहेव किया गया, हर दिन वो अफगानों के खिलाफ बोलते हैं। तो डार साहब को अफगानिस्तान का काफ़ी पता है। मेरे ख्याल में TTP के मसले पे मुश्किल है, इस टॉपिक पे तालिबान आसानी से बात नहीं करते। वही बात करते हैं जिस तरह पहले हुकूमतें थी कि चलो पहले पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हैं, आप महाजरीन को तंग न करें, बॉर्डर को ईजी करें, उसके बाद फिर जो हार्ड इश्यूज है उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन तालिबान अजीब लोग है,
उनको मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को स्टडी भी किया है, लेकिन उनको समझना बहुत मुश्किल है। और उनके अपना उनका ये ख्याल है कि सारी दुनिया को हमने शिकस्त दी है और पाकिस्तान को नहीं, चाइना को नहीं, ये जो इधर आता है ये अपनी मफादात के लिए आता है, हमारी मफादात का नहीं है। तो एक एहसास महरूमी का भी वो शिकार है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि कोई ये अजीब बात है कि फिर फॉरेन ऑफिस के कुछ सोर्सेज ने पाकिस्तानी अखबार में खबर लगा दिया कि इंडिया के साथ अब मजीद अफगान तालिबान वुसअत नहीं करेंगे ताल्लुकात में। नेक्स्ट डे आपने अभी क्या देखना है कि वो जब आप मुल्ला सदर इब्राहिम की बात करती है, सदर इब्राहिम तो ठीक है, लेकिन आपको पता है उसके पास जो दूसरा बंदा उनके साथ इस ट्रिप पे गया है वो एक अफगान बलोच है जो पाकिस्तानी बलूच के बड़े नजदीक, गुल मोहम्मद नाम है लेकिन मोहम्मद नईम बलूच उसको कहते हैं। वो जलालाबाद सूबे का गवर्नर है, वो भी इंडिया में चले गई है इस रिपोर्ट के बाद, और वो भी 3 तारीख को चले गए थे, शायद जब लड़ाई हो रहा था तो वो वहां पर मौजूद थे। तो पाकिस्तान को जाहिर बात थी ग्राउंड लूज कर रही अफगानिस्तान में, और जिस तरह रिफ्यूजीज के बारे में उन्होंने सख्त पॉलिसी अपनाई, कुछ बयानात ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से आए, तो ये मजीद ये मुझे नहीं लगता कि आसानी से दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों हुकूमतों के दरमियान कोई आसानी से कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा नहीं, सॉरी, मुझे थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि अब जो आप बात कर रहे हैं वो तो इस नुक्ता नज़र को तक़वियत देती है जो वसत साहब बता रहे थे कि अफगान तालिबान जो हैं इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं भारत के ज़्यादा करीब होने के लिए, पाकिस्तान को मजीद प्रेशर देने के लिए, जबकि पहले आप कह रहे थे कि नहीं, और ये नहीं हो रहा। मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ दिखावे के लिए, पाकिस्तान को दिखाने के, पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, इनॉइंग के लिए ये करते हैं। इसके अलावा अफगान क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, यही किया जाता है समी साहब। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको कैसा लगता है कि इस वक्त जो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है उसके चीन के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये पॉलिसी तो उनकी है। और अभी मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि इसाक डार भी बीजिंग में है, अमीर ख़ान मुत्तकी भी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले अमीर ख़ान मुत्तकी से पाकिस्तानी एलची और चीनी एलची काबुल में मिल चुके हैं, और उसके बाद जयशंकर से भी उनकी फ़ोन पे बात हो चुकी है। तो चाइना फैक्टर कितना है इस पूरे सिलसिले में, कि चाइना कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए कि तालिबान की जो दुनिया में 2-4 दोस्त हैं उनमें चीन का भी नाम होता है। चीन तालिबान के साथ उनके राब्ते हैं, लेकिन वो तालिबान के डिफिनेशन पे बात नहीं की थी, उसका हुकूमत किस तरह हुकूमत है। वो अपने जितना तालिबान का हुकूमत है उसके मुताबिक वहां पर अपनी नेशनल इंटरेस्ट के खातिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं। इसके अलावा वो अफगानिस्तान की हुकूमत की, तर्जी हुकूमत की, खवातीन की बाबत वगैरह वगैरह पर बहुत बात नहीं करते हैं। उनको कंसर्न है युगूर मुस्लिम के अफगानिस्तान में मौजूदगी के, लेकिन वो पाकिस्तान की तरह बदमाशी से अफगान तालिबान को नहीं कहते कि निकाल दो और ना हम आप पे रॉकेट मारेंगे। तो मेरे ख्याल में चाइना से लर्न करना चाहिए, इसलिए कि तालिबान एक बिगड़ी हुई बॉयज है, उनको समझने के लिए एक अलहदा तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। और चाइना जो कर रही है वो उनको तालिबान को एक ज़मीनी हकीकत समझते हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि ये हुकूमत दायम कायम नहीं रहेंगे, उनका हुकूमत उनको पसंदीदा नहीं है। लेकिन वो तालिबान पर यह प्रेशर भी नहीं डालते कि आप सुधर जाए, आप ये करें या वो करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा इससे समझना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता। चाइना को काफ़ी पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के सीरियस जो सिनारियो है, वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर सकते, ना हेल्प कर सकते। बावजूद कि जो 1-2 मरतबा अटैक हुआ स्वात में, जिसमें TTP के लोगों को कहा गया कि उन्होंने अटैक कर दिया, चाइनीज़ को मारा, लेकिन फिर भी चाइनीज़ ने कोई ख़ास प्रेशर अफगान तालिबान पे नहीं डाला। उनको पता है कि बहुत ही सेंसिटिव मसला है अब TTP अफगान तालिबान के लिए, और उनसे हाथ नहीं खींचेंगे। जब उनको पता हो कि वो हाथ नहीं खींचेंगे तो वो अपनी तरीके से आगे जा रही है, कोई पब्लिक प्रेशर नहीं डाल रही है, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे अफगान तालिबान को, इसलिए कि उनको पता है कि अफगान तालिबान एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, एक मिलिट्री वॉरियर है, और उनका अपना एक अंदाज हुकूमत है। अगर हम उनको समझने की कोशिश करना चाहिए, न कि उन पर प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। समी यूसुफजई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये क्रंच तो है ना, ईस्टर्न बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी अदम इस्तेहकाम है। क्रंच कब नहीं था वैसे 47 से लेके अब तक, और मुझे तो कोई ऐसी अफगान हुकूमत याद नहीं पड़ती, चाहे वो लेफ़्ट की हो या राइट की हो या रॉयलिस्ट हो, कि जिसके पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब ना हुए हों या इंडिया से ताल्लुकात अच्छे ना रहे हों। तो अच्छा, ये बड़ी यूनिक एक सिचुएशन है कि आमतौर पे होता ये है कि कोई नज़रिया अगर तब्दील हो किसी मुल्क में तो उसका उसकी खारजा पॉलिसी पे असर पड़ता है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में मुस्तकिल वो एक नफ्सियात है, लाइन पे है, इर्रिस्पेक्टिव, मतलब एक यूनिक एक मिसाल है पॉलिटिकल साइंस में कि ऐसा क्यों है। और ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ी स्टडी है बल्कि एक लाजमी स्टडी है कि हमें ये देखना होगा सीरियसली कि अफ़गान माइंड कैसे काम करता है। गोरे को शायद थोड़ा बहुत पता था, उसे भी 100% तो नहीं पता था, तो उसने डील कर लिया 100 साल जब तक वो यहाँ रहा। तो हमें मेरा ख्याल है थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते दोनों साइड्स पे। हमारे साथ मसला चल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली ये देखें कि एक साइड को अगर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज भी कर लें, थोड़ा सा ठंडा कर लें, तो फिर तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकली ये देखें कि जो 65 की वॉर हुई या 71 की वॉर हुई या इवन कारगिल क्राइसिस है या ये जो 4 दिन है, अफ़गान बॉर्डर पे कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, ये भी है, इसको भी ज़हन में रखें। चलें, इन मामलात पे हम माइंदा नज़र रखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो थोड़ा पैसों की बात करेंगे, हमारे मुल्क के अंदर आम आवाम की बात करेंगे, IMF की बात करेंगे। जी, तो दिफाई महाज पे बज़ाहिर लगता है कि हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, मुल्क में एक यूफोरिया भी है जो किसी हद तक जस्टिफाइड भी है, लेकिन अगर हम अपनी माशी फ्रंट पे देखें हालात कैसे जा रहे हैं, तो अभी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने एक अपना तज्ज़िया दिया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकॉनमी है वो उसकी जो फोरकास्ट है GDP ग्रोथ की वो कम हुई है निस्बतन 2.6%। उन्होंने कहा है कि अब जो प्रोजेक्शन है उसकी, यानी कि वो पहले जो थी उससे कम हुई है। उन्होंने कहा कि जी वैसे तो बिल्कुल बेहतरी आ रही है, स्टेबलाइज हो रही है इकॉनमी और लोगों का कुछ एतमाद बहाल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, महंगाई भी सिग्निफिकेंटली कम हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे निस्बतन कमज़ोर देखने में आई है ये पहले जो 6 माह गुजरे हैं इसमें। और उसमें उन्होंने कहा कि जी इसका बड़ी वजह जो है वो हमारी ज़राअत है कि हमारा जो खरीफ क्रॉप था उससे वो यील्ड नहीं मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और फिर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी स्लगिश है। तो IMF का ये कहना है कि जी कि आगे जाने के लिए आपको मज़ीद कुछ इक़दामात करने होंगे। उन्होंने कहा उन्होंने हमें किस्त भी दी है 1.2 बिलियन डॉलर की, लेकिन अभी जो बजट आ रहा है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि आपको हम कुछ मज़ीद टारगेट्स दे रहे हैं, डेडलाइंस दे रहे हैं, जो अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये हमारा सफ़र फ़िलहाल चलता रहेगा। तो जो रिपोर्टिंग हुई है इसकी, मैं BBC उर्दू में भी देख रहा था, तो कोई नई 11 शर्तें हैं, पुरानी भी चल रही हैं, 11 मज़ीद ऐड हुई हैं। उसमें अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें ज़राअत के हवाले से हम सुनते आ रहे हैं कि जी के ज़राई आमदनी पे टैक्स जो है उसको अब नाफिजुल अमल करना है, सिर्फ अब बातें नहीं करनी है। इसके अलावा उन्होंने बात की है कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको बढ़ाने की बात की है, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि जी इसको मैच करना ज़रूरी है, ये सेफ्टी नेट है। तो इस तरह की उसमें चीज़ें हैं। हमारा जो तवानाई का शोबा है यानी कि गैस और बिजली के बिल जिनके बारे में हम रोते रहते हैं उसके हवाले से भी कुछ शराइत हैं, और बाज़ तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि अगर ये अमल हुआ तो हमारे बिजली और गैस के बिल मज़ीद बढ़ेंगे क्या, ये एक सवाल है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बजट बनाए हमें दिखा के आप जी पेश करेंगे, दिखा के आप करेंगे, और ये जून में आप करेंगे। और उन्होंने डेडलाइन भी दी है कि आखिरी तारीख जो है वो 30 जून से पहले आपने ये सब कर लेना है। तो खुर्रम हुसैन हमारे पार्लियामेंट से पहले बजट की मंजूरी IMF देगा। जी, पहले IMF दे रहा है, मतलब हम ये सुनते हैं हम के जी के IMF ने बजट बनाया। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बात नहीं है, ये एक फैक्ट है, हमारे सामने है कि ऐसा हो रहा है। तो खुर्रम हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, डॉन में लिखते हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते हैं, चीज़ें हमें एक्सप्लेन करते हैं। खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो शराइत सामने आई हैं, हमारे देखने वाले
वो ये सोच रहे होंगे कि बताएं कि क्या हम पे मजीद बोझ बढ़ेगा, मजीद सख्तियां होंगी एनर्जी कॉस्ट के हवाले से, दीगर लिहाज से? जी, आई थिंक मजीद बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वो अभी कहना मुश्किल है। देखिए, रेवेन्यू टारगेट तो सारे IMF वैसे ही सेट करता है, और ये आई थिंक 2008 से जितने बजट्स पाकिस्तान में पास किए हैं तकरीबन सब में ऐसे ही हुआ है, सवाए मेरे ख्याल में 1 या 2 दरमियान में थे। तो ये तो बड़ी अब तक आके ना बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। इस IMF डॉक्यूमेंट को जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, जब से रिलीज हुआ है, पिछले कोई आई थिंक 2 दिन पहले रिलीज हुआ है, तो इसमें भी कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं आई सामने, जैसे नॉर्मली होता है इन डॉक्यूमेंट्स में, और खासतौर पे ऐसे इंपॉर्टेंट रिव्यू पॉइंट पे जहां बजट से बिल्कुल पहले रिव्यू हो रहा हो। तो इसमें काफी चीजें जो ऑलरेडी अनाउंस की जा रही हैं, न्यू कंडीशंस जो ऑलरेडी पता थी कि ये तो आनी है। मिसाल के तौर इलेक्ट्रिसिटी की रीबेसिंग होती है, पावर टैरिफ की जो बेस लाइन है उसको एडजस्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो जनवरी में हो जाया करे, हर जनवरी 1 में, और जनवरी के महीने में उसकी ECC अप्रूवल भी मिल गया था, लेकिन IMF ने मना कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, अब जुलाई 1 में आप रखें, फिस्कल ईयर के साथ साथ चले रादर देन कैलेंडर ईयर। तो वो एक कंडीशन है। तो अब आई थिंक जुलाई 1 तक रीबेसिंग कंप्लीट होनी होगी, एंड आई थिंक उस एक्सरसाइज में जो हमारे बिल्स है उनमें इजाफा ही होगा। अच्छा, सॉरी, रीबेसिंग को थोड़ा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें। मतलब मैं अगर अपना बिजली का बिल देखता हूं तो क्या व्हाट शुड आई बी लुकिंग फॉर, वो कहां पे बढ़ाएंगे अगर बढ़ाएंगे तो? उसमें एक जो एनर्जी कॉस्ट के नाम से एक लाइन होती है, उसमें तमाम आपके बिजली के बिल में ना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट होती है, फिर इनकम टैक्स और विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स, मुख्तलिफ उसमें सर्चार्जेस लगे होते हैं। एक लाइन होती है उसमें लिखा होता है एनर्जी कॉस्ट, वो है लाइन जो प्योर आपकी जो बिजली की कीमत है ना, वो मेजर करके आपको बता रही है। बाकी सारी चीजें उसके ऊपर फिर आती हैं। तो उस लाइन में आपका इजाफा आएगा, यानी कि आपका बिल तो बढ़ेगा, लेकिन आपने अगर डिटेल में देखना है कि लाइन आइटम कौन सी होगी जो इंक्रीज होगी, तो वो एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज होगी। लेकिन अब कितना इंक्रीज होगा आई कांट से, नोबडी कैन से राइट नाउ। वो आई थिंक उसकी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है, अब उसको शुरू किया जाएगा। IMF is saying जुलाई 1 तक कंप्लीट करें। लेट्स सी इफ दे एक्चुअली अचीव दैट। एग्री इनकम टैक्स को मैं देख रहा था कि सूबाओं के ऊपर नाफिज हुआ है, और उन्होंने लेजिस्लेशन भी पास कर ली है। इस फरवरी में सारे सूबों ने पास कर लिया था एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करने का की जो लेजिस्लेशन है। अब उनको कहा गया कि आपने पूरा हमें बाकायदा प्लान बना के देना है, और उसकी जो बाकायदा साथ मशीनरी होती है कलेक्ट करने के लिए, वो साथ बना के देनी है, और वो भी जुलाई 1 तक की डेडलाइन दी हुई है। तो उसमें कि जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा तो उसको प्रोसेस करने का तरीका क्या होगा, टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, सूबाई हुकूमत कैसे जाके ढूंढेगी कि भाई आप की ज़राई इनकम होती है, आपको फाइल करना है और आप रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की शक्ल क्या होगी, कम्युनिकेशन कैंपेन बनाना होगा उनको, लोगों को बताने के लिए कि अगर आप ज़राई कोई भी आपकी इनकम है तो आपको लाजिम फाइल करना है, कानूनी रिक्वायरमेंट आपके लिए होगी। और फिर उसके साथ साथ कंप्लायंस टू मेक श्योर कि जो लोग नहीं फाइल कर रहे हैं उनके ऊपर फिर क्या पेनल्टी आप लगाएंगे उनको आइडेंटिफाई करने के बाद। यानी कि असली काम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का जो है वो शुरू करवा रहा है ना। लेट्स सी कर सकते हैं उसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, इसमें इसके साथ बिजनेस कम्युनिटी देख रही है कि कैप्टिव पावर ऑर्डिनेंस एक आई थी जनवरी के महीने में, जनवरी 2025 में, जिसके तहत कोई 5 या 5% उनके कैप्टिव पावर जो ऑपरेट करते हैं अपनी फैक्ट्री में, उसके ऊपर 5% का एक सरचार्ज लग गया था, और अब वो जुलाई में 10% होने जा रहा था। और तब तक उनको बिजनेस कम्युनिटी को तो बताया गया था कि ये एक टेम्पररी चीज है, इसको आगे जाके हम लोग वापस ले लेंगे। ऑर्डिनेंस तो वैसे ही आपको पता है 90 डेज के लिए होती है, लेकिन अब उन्होंने कमिट कर दिया कि इसको हम परमानेंट कर देंगे, तो लेजिस्लेशन उसकी बाकायदा आएगी और उसको परमानेंट किया जाएगा। ये चीजें जो अवाम को इम्पैक्ट करेंगी। लेकिन इसके अलावा बाकी काफी सारी कागजी कार्रवाई है जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स बनानी होंगी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए हुए हैं उनको फेज आउट करने का क्या प्लान है, और इस टाइप के उनको प्लान्स, और फाइनेंशियल सेक्टर की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को रिफॉर्म करने का क्या प्लान है। अच्छा, आपको आवाज आ रही है? सॉरी मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने ज़राअत की बात की और वो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करता है, मैं थोड़ा सा उस पर क्लैरिटी चाह रहा था कि एक इंप्रेशन ये है कि IMF इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, और वो बहुत ही डंडे से हाँक रहा है, आपको एक एक स्टेप आपसे करा रहा है, माइक्रो मैनेज भी कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है हमारे यहाँ अभी भी लेजिस्लेशन वगैरह पास हो गई, लेकिन विल नहीं है हमारी पॉलिटिकल क्लास में, और वो
दे आर ड्रैगिंग देयर फीट। वो भी देखना चाहते हैं कि IMF आखिर हमसे कितना जाके कंप्लायंस कराएगा, क्योंकि हमारी जब भी FBR वालों से भी बात हुई है वो कहते हैं यार हम ऑलरेडी जो है हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते, गांव देहातों में जाके कौन कलेक्ट करेगा। ये इंप्रेशन सही है? बिल्कुल नहीं, इंप्रेशन आपका 100% सही है, और ये चीज IMF वाले खुद भी जानते हैं। उनको पता है कि यहाँ नियत अस्ती में किसी की नहीं है कि ये वाला टैक्स एक्चुअली कलेक्ट करेंगे। बस वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो पूरी कर लेते हैं खाना पूरी के जरिए कि भाई अच्छा लेजिस्लेशन पास करवानी है, लो जी हो गई लेजिस्लेशन पास। लेकिन अब वो कोई डिटेल में प्लान मांग रहे हैं, वो प्लान भी बना के दे दिया जाएगा उनको, फिर उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आएगा उसमें वो फिर बेंचमार्क्स और टारगेट्स लगाएंगे, वो फिर अगली रिव्यू में जाएगी चीज। फिर बहाने आने शुरू होंगे कि भाई आपने तो ये टारगेट्स दिए थे क्यों नहीं मीट हो सके, तो वो कहेंगे जी वो दरअसल फसल सही नहीं आई तो वो कीड़े आके खा गए फसल को, तो इसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन नहीं सही हो, इस तरह के फिर बहाने वगैरह बनाए जाएंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा था, जरा इससे हटके, जिसपे मैंने देखा है कि काफी लेदे हो रही है हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गाड़ियां जो इंपोर्ट होती हैं हमारे यहाँ, उसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो आप कानून साजी करें पार्लियामान से कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां आती हैं हमारे यहाँ कमर्शियली इंपोर्ट होती हैं, उस पर जो पाबंदी है वो बंद की जाए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो गाड़ियां लेता है, बेचता है, खरीदता है। हमारे यहाँ जो लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका भी मैंने एक रिएक्शन देखा कि वो कह रहे हैं कि मनफी असरात होंगे। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें, ये शर्त क्या है और क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए ये शर्त लगाई गई थी काफी पहले हमारे ऑटो असेंबलर्स की जिद पे कि यूज्ड इंपोर्टेड गाड़ियां जो आ रही हैं वो लोग बेसिकली जंक वहां से खरीदते हैं, जापान, कोरिया, इन मुल्कों से, और यहाँ इंपोर्ट करके उसको ठोका पीटी करके ठीक ठाक करके आगे बेच देते हैं। तो हमारे जो ऑटो असेंबलर्स हैं उन्होंने शोर मचाया था इस चीज पे, तो उनके कहने पे एक इसके ऊपर पहले पाबंदी लगाई गई कि 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती गाड़ी, और फिर इतनी फलानी सीसी नहीं हो सकती, इस तरह कर करके लगाई गई। लेकिन 2022 में आके इसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई थी वो डॉलर्स बचाने के लिए थी, तो क्योंकि तब सारे इंपोर्ट्स के ऊपर लग रही थी पाबंदियां, तो अब मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां एक के ऊपर एक आके लग गई थी सारी यूज्ड कार इंपोर्ट्स पे। अब IMF कह रहा है वो हटाओ और 5 साल पुरानी गाड़ियां तक इसकी हद करो पूरी। अब ये थोड़ी अजीब सी बात है, I've never seen the IMF involve itself इस तरह से इतना ज्यादा कि एक आइटम ऑफ इंपोर्ट पकड़ के कह रहे हैं इसको खोलो। I don't know क्यों कर रहे हैं वो, इस पे क्यों जोर दे रहे हैं? एनी आइडिया क्यों इस पे जोर दे रहे हैं वो? आई डोंट नो, ये अजीब सी थोड़ी सी चीज एक है, एंड इस पे लाजम जो लोकल ऑटो असेंबलर्स हैं वो शोर तो मचाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे भाई हमने यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करके लोकल असेंबली शुरू की है, अगर आप यूज्ड चीजें इंपोर्ट करके आगे बेचना शुरू कर देंगे तो उनकी कंपटीशन वो कहते हैं खराब होएगी। अच्छा। इस पे शोर तो मचेगा डेफिनेटली, देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर पाती है या नहीं, क्योंकि ऑटो असेंबलर्स की भी जो लॉबी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, देखेंगे, बजट भी आएगा तो आपसे मजीद बात होगी। फिलहाल खुर्रम हुसैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो चलेंगे गज़ा और बात करेंगे वहाँ पे इजराइल की जो ताज़ा तरीन मुहिम है वहाँ पे फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, उसका जिक्र करेंगे। पिछले हफ्ते वसत साहब हमने देखा कि ट्रंप साहब आए, 3 अरब मुल्कों का दौरा किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, पता नहीं बिलियंस या ट्रिलियंस की डील्स उन्होंने साइन की, कम से कम 3.5 ट्रिलियंस की, ठीक है ना, और वो करके बहुत ही यूफोरिया तक करके जैसे ही उनका तैयारा फजा में बुलंद हुआ वाशिंगटन के लिए, इसराइल ने फजाई, बर्री और बहरी कत्लेआम तेज कर दिया। अगर उस थोड़ा सा कोई पॉज था तो उसने कहा कि जी अब शुरू हो जाओ। व्हाइट हाउस जो है सिर्फ कंधे उचकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस ट्रिप में उन्होंने इसराइल को बाईपास किया, तो बाज लोग ये कह रहे थे कि जी पता नहीं स्नब कर रहे हैं नेतन्याहू को, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। इसराइल जैसे अपना काम करता आ रहा है पिछले 19 माह से, उसने अब वो गैर और बढ़ा के तेजी से शुरू कर दिया है। तो हमें ये देखने में आया आज सुबह अलसुबह इसराइल ने कोई 30 एयर स्ट्राइक्स की 1 घंटे के अंदर गज़ा के जुनूब में, और इसके नतीजे में कम से कम कोई 70 फ़लस्तीनियों की जानें चली गई। सोशल मीडिया फुटेज जो आप देख रहे हैं इस खित्ते की, ये आपको तकरीबन ऐसे लगेगा कि जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। ये ऑलरेडी एक तबाहशुदा इलाका है और उसकी बड़े पैमाने पे लगातार बॉम्बिंग करके, और नीचे टेंट है, चादरें हैं, बांस हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं। हाँ, कुछ और है भी नहीं तबाह करने के लिए, मतलब जो बचे कुछ लोग हैं ये उनको मलिया मेट करने का एक मुहिम नजर आती है। अच्छा, इजरायली वजीर आजम
बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना है, उनका जो ताज़ा तरीन बयान आज सामने आया, उन्होंने कहा कि जी हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम पूरे इलाके का कंट्रोल लेंगे, पूरे गजा स्ट्रिप का, और जहाँ पे भी हमारे ग्राउंड फोर्सेस जा सकते हैं हम वहाँ पे एक नया ऑपरेशन शुरू करेंगे। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, उनका पहले दिन से उनके अज़ाइम क्लियर हैं और वो उस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी दौरान खबर आई कि इजरायली आर्मी ने गजा का जो दूसरा बड़ा शहर है खान यूनुस, वहाँ फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट के ऑर्डर्स दिए हैं, मतलब ज़बरदस्ती कहा है लोगों को कि आप यहाँ से निकल जाएं। तकरीबन 90% लोग जो हैं वहाँ पे खान यूनुस में उन पर ये लागू होता है। वहाँ पे आई विटनेसेस का कहना है कि लोग आग लगी हुई है, लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं अपने घर, जो भी उनके खेमे हैं वहाँ से वो निकल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो जाएंगे कहाँ। तो इजराइल ने उनको कहा है कि जी एक अल मवासी एक एरिया है, आप वहाँ चले जाएं। अल मवासी जो एरिया है उसे अभी कल रात को ही इजराइल ने वहाँ पे बॉम्बिंग की, 20 दफ़ा पहले भी की है, कल रात भी की, और वहाँ पे जो टेंट्स हैं उनमें आग लगी हुई है। वहाँ पे अच्छा, ये मीडिया फुटेज आप देख रहे हैं, ये ताज़ा वहाँ की बॉम्बिंग है जहाँ लोगों को कहा जा रहा है कि आप जाएं। नाजी टेक्निक है जो यूरोपीय यहूदियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई थी और उसको इन्होंने थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्केल पे बेहतर बना लिया है। नाजी ये करते थे कि इधर से चुना यहूदियों को इधर से, और उन्हें या तो कंसंट्रेशन कैंपों में रखा या उनके गेटोज बना दिए, यानी मोहल्ले बना दिए और उसके इर्द गिर्द दीवार खींच दी। उसके बाद उन्हें चुन चुन के या तो फायरिंग स्क्वाड मारता था या उन्हें ट्रेन में बिठा के कहा जाता था कि हम आपको ज़्यादा महफूज बेहतर जगह पे मुंतकिल कर रहे हैं। वो फिर ऑशविट्स और बाकी जो कैंप थे कंसंट्रेशन, उनमें जमा करके वहाँ उन्हें मार देते थे। इस वक्त जो है कि खुल के टेक्निक ये है, नॉर्दर्न गजा इन्होंने खाली करा लिया है, अब सदर्न गजा भी खाली करा के जितने भी उनकी कोशिश है, अलमवासी जो है, मैं क्या बताऊं कितना बड़ा इलाका होगा। यूं समझ लें कि जैसे 45 मैं देख रहा था 45 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब गुलशन मोहल्ला एक छोटा सा, ठीक है। वहाँ वो चाह रहे हैं कि 20-22 लाख जो भी बचे हैं फ़लस्तीनी वो जमा हो जाए ताकि उन्हें सहूलत से मारा जा सके। अच्छा, जैसे आपने कहा वो बबांगे दोहल अपने इरादों का भी इज़हार करते हैं। उनके जो कट्टर दाएं बाजू के जो उनके वजीर फाइनेंस हैं, उनका एक ताज़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है जो आप कह रहे हैं कि इजरायली फोर्सेस इंटेंड टू फ्लैटन ऑल ऑफ गजा। हम पूरे गजा को बिल्कुल फ्लैटन करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने बाकी इलाका किया है। हम सदर्न गाजा को यानी कि जुनूबी गाजा को, रफ़ा को हम ये करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद इजरायली रेडियो पे उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी जो है ऑक्यूपाई करेगी, मतलब हम कब्जा करेंगे, हम क्लेंस करेंगे गजा को, मतलब उसकी सफाई करेंगे, और जो घर हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं हमारी नज़र में वो एक टनल है, यानी कि टनल क्या है, वो सब हमास के टनल, हाँ, वो सब ठिकाने, तो उनको ख़त्म करना जायज़ है। अच्छा, इसी दौरान जबालिया कैंप से कुछ सोशल मीडिया फुटेज सामने आई है। क्या होगा वैसे जबालिया में? वहाँ पे बच्चों की फुटेज सामने आई है कि बहुत सारे बच्चों की तो जानें चली गई हैं, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं इस फुटेज से ये बच्ची मुस्कुरा रही है। आप देखें कि उसकी दोनों टांगें जा चुकी हैं, उसकी पट्टी हो रही है और वो रो नहीं रही, कुछ नहीं, वो मुस्कुरा रही है। ये दूसरी फुटेज सोशल मीडिया की कि जो बेबीज़ हैं, ये जो ज़ख्मी हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। इसमें ऑफ कोर्स जिनकी डेथ हो गई है उन्हें भी उठाया जा रहा है। जबालिया कैंप से ये फुटेज सामने आ रही है। अच्छा, इसके साथ ही ये खबर सामने आई, आपको पता है कि पिछले कोई 3 माह हो गए हैं कि टोटल ब्लॉकेट है, एड नहीं आ सकती गजा के अंदर, एक दाना अंदर नहीं गया। और बार बार ये यूरोप इधर उधर से एक लिप सर्विस सामने आती है कि जी इमदाद आने दें, ये ज़रा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इजराइल ने आज कहा कि जी ठीक है, हम कुछ इमदाद आने देते हैं। पता कितने इजाज़त दी, कितने ट्रक अंदर आएंगे? 7 हाँ, ठीक है, 5-7। उन्होंने कहा जी वो बच्चों के 22 लाख लोगों के लिए वो बेबी फूड वो लेकर आएंगे। और इसमें उन्होंने कहा कि जी के ये हम इस वक्त कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सारी एड एजेंसीज कह रही हैं कि यहाँ पे इस वक्त जो कहत है, जो फेमन है, आपको इससे कहीं बात यह है, आप इससे और लोगों की डेस्परेशन बढ़ेगी। अगर मैं इस नेतन्याहू के दफ्तर में बैठा हूँ
तो मेरी पहली ख्वाहिश तो ये होगी कि यार किसी तरह जिस तरह हिटलर ने गैस चैम्बर्स बनाए थे ना, कोई इस तरह के बन जाएं ताकि हम इनको सबको 20-22 लाख को ना एक साथ ही ख़त्म कर दें। इसलिए कि बम्बार्डमेंट के बावजूद, 2.5 साल की बम्बार्डमेंट के बावजूद 23-24 लाख में से सिर्फ 53,000 या उससे थोड़े से ज़्यादा शहीद कर चुके हैं। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तो अब क्या किया जाए? गैस चैम्बर्स तो 2025 में आप नहीं बना सकते जी। तो अब है भूख का हथियार। भूख का हथियार, ये देखिए ये जो इमेजेस है का मतलब ये कि इज्तिमाई जो अमवात होंगी उससे इनका मकसद हासिल हो जाएगा। और अच्छा, उस ज़माने में जो वेस्टर्न थे, बरतानिया, अमेरिका वगैरह, वो कह रहे थे यार हमें बहुत देर में पता चला कि यहूदियों को गैस चैम्बर्स में गुजारा जा रहा है। आज तो सबको रियल टाइम में पता है कि क्या हो रहा है। तो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि यार हमें पता नहीं था। सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो इजराइल की हिकमत अमली के जो बम से नहीं मरेंगे उन्हें भूख से मारा जाएगा। हमारा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। हमें यहाँ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।